हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ ही साथ में टाइफॉइड के केस में कौन-कौन सी जांचें करा सकते हैं और टाइफॉइड का इलाज क्या है, यानी इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात के इस समय पर टाइफॉइड, मलेरिया जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। आपको ओपीडी में डे बाय डे टाइफॉइड के केसेस आते हैं। तो टाइफॉइड को कैसे ट्रीट करते हैं, टाइफॉइड की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं और टाइफॉइड के ट्रीटमेंट के नाम पर क्या आप वाकई सही इलाज ले रहे हैं, इन सारे विषयों पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टाइफॉइड क्या है। जब आप टाइफॉइड के बारे में देखेंगे तो आप जानते हैं कि टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बारे में आपको याद रखना है, टाइफॉइड फीवर इज एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय साल्मोनेला। साल्मोनेला एंटेरिका जिस बैक्टीरिया से टाइफॉइड आपको होता है, तो आपको याद रखना है कि जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है इसके द्वारा टाइफॉइड होता है और इसको कॉमन भाषा में साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। यानी टाइफॉइड एक कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज है और ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी है, इसके बारे में एक और बात आपको याद रखनी है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो, यानी टाइफॉइड होता कैसे, टाइफॉइड फैलता कैसे है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको याद रखना है, ट्रांसमिटेड बाय द फीको ओरल रूट। यानी जो टाइफॉइड है आपको याद रखना है, ये आपको कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से होता है ना। कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड वाटर, यानी गंदे पानी और गंदे भोजन से। अगर किसी भी तरीके से साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है ये आपके पानी में, ये आपके खाने को अगर कंटामिनेट कर देगा और उस पानी का या उस खाने का आप कंजप्शन कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बरसात का सीजन है, तो बरसात के समय में बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से अगर आप कहीं बाहर खुले में खाना खाते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि नाले नदी से जो बैक्टीरिया है, ये आपका जो है फूड इससे कंटामिनेटेड हो सकता है, आपका पानी इससे कंटामिनेटेड हो सकता है। तो आपको क्या हो सकता है, आपको उसकी वजह से टाइफॉइड हो सकता है। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और टाइफॉइड के बारे में जानते हैं। टाइफॉइड के बारे में यहाँ पे एक स्लाइड आपको नजर आ रही है, इसमें कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको शो की हैं। हालांकि ये टाइफॉइड के ट्रीटमेंट में आपको ध्यान रखना है कि टाइफॉइड के रोगी में आपको क्या मिलेगा, व्हाइट कोट ऑन टंग, यानी उसकी जो जीभ होगी उसके ऊपर एक व्हाइट कोटिंग मिलेगी। ये आप देख रहे हैं गंदे पानी से फैलने का यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। इसी तरीके से टाइफॉइड के रोगी में आपको बॉडी पे रेसेस दिखेंगे। अगर आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी बॉडी में आपको लिवर और स्प्लीन एनलार्ज मिलेंगे। और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो आगे चल के टाइफॉइड के पेशेंट में आपको क्या मिलेगा, उसमें अल्सर इंटेस्टाइन में हो जाएंगे, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाएगा। हालांकि इसकी चर्चा हम डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूंगा कि साइन और सिम्टम्स, यानी अगर कोई व्यक्ति टाइफॉइड से ग्रसित है, उसे टाइफॉइड हो गया है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाइफॉइड के केस में जो ऑनसेट होगा, टाइफॉइड के केस में जो चीजें आपको अपीयर होंगी पेशेंट में, ध्यान रखना, टिपिकली अपीयर आफ्टर 1 to 3 वीक, यानी साल्मोनेला टाइफी का इंफेक्शन होने के 1 से 3 वीक बाद आपको ये चीजें नजर आएंगी। यानी एक्सपोजर हो गया है आपको, आप साल्मोनेला टाइफी से इंफेक्टेड हो चुके हैं, तो उसमें जो क्लिनिकल साइन दिखेंगे आपको, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दैट इज द स्टेप लैडर फीवर। यानी इसमें जो बुखार आएगा रोगी को, वो कैसे आएगा, बुखार का लेवल है बढ़ता चला जाएगा, है ना। यानी स्टेप लैडर का मतलब एक के बाद एक, एक सीढ़ी के बाद एक, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वैसे ही इसमें फीवर होगा। जैसे फिलहाल आपको 101 बुखार होगा, फिर 102 बुखार होगा, फिर 103 होगा, फिर 104 होगा। तो इस तरीके से इसमें स्टेप लैडर फीवर होता है। साथ ही साथ में पेशेंट को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जीभ के ऊपर एक कोटिंग होगी, दैट इज द व्हाइट कोटेड टंग।
यानी जीभ के ऊपर एक सफेद कलर की एक लेयर चढ़ी हुई होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल साइन आपको देखना है, दैट इज द रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अब ये रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जनरली फीवर में क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमारी जो हार्ट बीट है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का बॉडी का जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो हार्ट बीट हमारी 10 से बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके शरीर का तापमान 101 जो है फॉरेनहाइट है, तो उस समय अगर आपकी हार्ट बीट 70 है और यही तापमान बढ़कर के जब आपका 102 हो जाएगा तो फीवर में ऐसा देखा जाता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो आपकी जो हार्ट बीट है वो 70 से बढ़कर के 80 हो जाएगी। लेकिन टाइफॉइड के रोगी में ऐसा नहीं होता है। टाइफॉइड के रोगी में आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि शरीर का तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है। इसको हम रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, यानी इसमें जो हमारी हार्ट बीट है वो कंपैरेटिवली लो मिलेगी। थोड़ा और आगे की बातें जानते हैं, दैट इज द एब्डोमिनल सिम्टम्स। यानी आपको टाइफॉइड के रोगी में कुछ एब्डोमिनल सिम्टम्स मिलेंगे सच एज जीआई ब्लीड। हालांकि जीआई ब्लीड का जो केस है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी से जो ब्लड का रिसाव है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ब्लड का आना है, खून का आना है, तो ये लेटर स्टेज में होता है। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये एक नॉर्मल टंग है। आप देख सकते हैं पिंक कलर की जीभ दिखाई जा रही है रोगी की, है ना, एक हेल्दी व्यक्ति की। लेकिन जब आप इसे देखेंगे एक टाइफॉइड के पेशेंट में तो आपको नजर आएगा कि देख रहे हैं ये व्हाइट कोटिंग लगी हुई है। तो ये जो व्हाइट कोटिंग है ये कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करती है कि आपके पेशेंट को क्या है, टाइफॉइड है। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं कुछ कॉमन अर्ली सिम्टम्स के बारे में। कॉमन अर्ली सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलेंगे इसमें टाइफॉइड के केस में प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है, समटाइम्स रीचिंग अप टू 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। यानी जब शरीर का तापमान आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे तो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको मिलेगा। फारेनहाइट में आप देख सकते हैं 102 से लेकर के 104 डिग्री फारेनहाइट। यानी इसमें जो फीवर मिलेगा आपको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा। साथ ही साथ में पेशेंट आपको हेडेक की कंप्लेन करेगा, थकान की कंप्लेन करेगा और कभी कभी स्टमक पेन होगा। यानी आपके रोगी को सर दर्द हो रहा है, आपके रोगी को फटीग है, थकान है, पेट में दर्द हो रहा है, इसमें चिल यानी पेशेंट को ठंड लगेगी, वीकनेस होगी, आप देख सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ में इससे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ध्यान देंगे जो टाइफॉइड के केस में कई बार बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चिल तो हमको जो है क्या है मलेरिया के केस में भी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि मलेरिया में जो ठंड लगती है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद होता है, यानी एक पीक टाइम पर फीवर जब आएगा तब आपको ठंड लगेगी। जबकि टाइफॉइड को जो पेशेंट होगा उसमें आपको लगातार चिल का आभास होता है, लगातार उसे ठंड लगती है। साथ ही साथ में इसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, यानी पेशेंट कभी बोलेगा कि उसको लूज मोशन हो रहा है, कभी उसको क्या हो रहा है, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। तो अल्टरनेट इसमें बॉवल हैबिटेट चेंज हो जाती है। साथ ही साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, मसल्स में पेन होगा, खांसी होगी और रेसेस होंगे। ध्यान रखना बॉडी पर रेसेस होंगे। और ये मेनली जो रेसेस होते हैं इनको हम रॉज स्पॉट बोलते हैं या रोज स्पॉट बोलते हैं। ये क्लासिकल साइन होता है आपके टाइफॉइड के रोगी में। तो यहाँ पे मेनली आपने देखा कि अगर आपके पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड हाई ग्रेड फीवर रहता है, बॉडी में पेन होता है, हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखने को मिलता है, तो ये सारे साइन कहीं ना कहीं आपके रोगी में टाइफॉइड को इंडिकेट करते हैं। थोड़ा और आगे की बातें जानते हैं और बात करते हैं कुछ क्लासिकल साइन के बारे में। क्लासिकल साइन में मैंने आपको बताया दैट इज द रोज स्पॉट। अब ये रोज स्पॉट क्या होते हैं, आपको ध्यान रखना है, स्मॉल पिंकिश मैक्यूल्स होती हैं। ध्यान रखेंगे मैक्यूल्स हैं ये, है ना, मैक्यूल्स ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। यानी आपके ट्रंक पे आप सामने देखेंगे तो चेस्ट के एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे पिंकिश कलर के। ये इंडिकेट करते हैं टाइफॉइड को। और ये ध्यान रखेंगे जनरली सेकंड वीक ऑफ टाइफॉइड में होते हैं, यानी फीवर जब आएगा उसके सेकंड वीक में ये आपको रोज स्पॉट देखने को मिलेंगे, जो मेनली आपके ध्यान देंगे मेनली कहाँ होंगे, चेस्ट और एब्डोमेन के एरिया में होंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टाइफॉइड के कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशन के केस में,
सीवियर कॉम्प्लिकेशन रोगी में तब देखने को मिलेंगे जब आप टाइफाइड को ट्रीट नहीं करते हैं, यानी टाइफाइड का जब आप इलाज नहीं करते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आपको ध्यान रखना है, इफ अनट्रीटेड तो इसमें इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है ना, इसमें जीआई ब्लीड हो सकती है, इसमें सेप्सिस हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये ऑर्गन प्रभावित हो सकते हैं, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है रोगी को, डेलेरियम और रेयर केसेस में डेथ भी हो सकती है। यानी मैंने आपको ये बताया कि टाइफाइड फीवर को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो टाइफाइड फीवर के केस में जो इंटेस्टिनल परफोरेशन हम कहते हैं, जो आंतों में छेद हो जाता है, ये जनरली आपका लेटर स्टेज में होगा, 3rd वीक और 4th वीक में, जब आप इस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं, कुछ पिक्चर में आपके सामने शो कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है, चिल लगती है, पेशेंट को ठंड लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका स्टमक पेन देखने को मिलता है रोगी में। और आपका नेक्स्ट आप देखेंगे रोज स्पॉट यूजुअली ऑन द चेस्ट और एब्डोमेन। यहाँ से ये फोटोग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके रोज स्पॉट अपीयरेंस में किस तरीके के होते हैं। इसी तरीके से पेशेंट को खांसी देखने को मिल सकती है, मसल्स में पेन मिलेगा, हेडेक मिलेगा, नोजिया और वॉमिटिंग यानी जी मिचलाएगा पेशेंट का, और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ये फोटोग्राफ आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को याद करने में थोड़ा हेल्प करेंगे। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं, बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस क्या है। टाइफाइड के फीवर में डायग्नोसिस के लिए आपको ध्यान रखना है, डायग्नोसिस मेनली रिलाई करती है कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल हिस्ट्री के आधार पर, यानी रोगी अपने ऑनसेट ऑफ डिजीज के बारे में क्या बताता है, यानी उसे बुखार आना कब से शुरू हुआ है, इसके आधार पर आप डायग्नोसिस बनाएंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या उसकी कोई ट्रेवल की हिस्ट्री रही है, क्या उसने कहीं कोई बाहर खाना खाया है, यानी एक्सपोजर हुआ है उसका। साथ ही साथ में आपको लेबोरेटरी कुछ टेस्ट करा सकते हैं। लेबोरेटरी के टेस्ट में अगर हम बात करें कल्चर में, तो आप ब्लड कल्चर करा सकते हैं पहले वीक में। फर्स्ट वीक में पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आप इसमें ब्लड कल्चर करा सकते हैं, स्टूल का कल्चर करा सकते हैं, यूरिन का कल्चर करा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में बोन मैरो कल्चर भी करा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। बोन मैरो का जो कल्चर है दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है, बट रूटीनली प्रैक्टिस में हम बोन मैरो का ज्यादातर कल्चर नहीं कराते हैं। उसका लिमिटेशन है क्योंकि बोन मैरो कल्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हर जगह इसकी सुविधा अवेलेबल नहीं है। जनरली हम इसमें ब्लड कल्चर कराते हैं और स्टूल कल्चर कराते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट वीक में आपको कराना है। थोड़ा और आगे की बातें करें, कुछ एडिशनल मेथड है जो हम मेनली फॉलो करते हैं, दैट इज द सीरोलॉजिक टेस्ट में आप देखेंगे, दैट इज विडाल टेस्ट। आप जानते हैं कि विडाल टेस्ट को टाइफाइड के केस में बहुत ज्यादा कराया जाता है। हालांकि विडाल टेस्ट बहुत ज्यादा एक अच्छा टेस्ट नहीं है, रिलायबल टेस्ट नहीं है। विडाल टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा याद रखना है, ये जो टेस्ट है ये एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड है, और साथ ही साथ में इसमें पीसीआर भी करा सकते हैं। पीसीआर क्योंकि पीसीआर का प्रिंसिपल और आपके एंटीजन एंटीबॉडी जो टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, ये दोनों सेम ही बात है। तो आप इसके इसमें सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में विडाल करा सकते हैं, और हालांकि इनके कुछ लिमिटेशन है। बोन मैरो कल्चर अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, बोन मैरो कल्चर एक मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है। अगर आपको किसी भी तरीके से टाइफाइड डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, टाइफाइड के लक्षण मिल रहे हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको बोन मैरो का एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं, और आपके सामने मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट शेयर की है। एक्चुअली ये रिपोर्ट मैंने इसीलिए शेयर की है क्योंकि विडाल टेस्ट के नाम पर बहुत सारे जो पेशेंट हैं अननेसेसरी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। विडाल टेस्ट की जो आजकल उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि खराब हो गया है। इसमें कई बार पेशेंट पॉजिटिव होता है, नहीं भी होता है, तब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहूंगा कि इसको रिपोर्ट को देखते कैसे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि टाइफाइड के केस में जो साल्मोनेला टाइफी है, इसमें दो स्ट्रेन आपको याद रखने हैं, टाइफी एच और टाइफी ओ। बिकॉज टाइफी ओ और टाइफी एच इंडिया में प्रिडोमिनेटली यही दो स्ट्रेन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव होने के पीछे, क्योंकि कई बार बहुत सारी लेबोरेटरी लिख देती हैं वीकली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वीकली पार्शियली का कोई मीनिंग नहीं है, इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि टाइफी एच और टाइफी ओ, मैं आपको अगेन ये कहना चाहूंगा कि जब तक टाइफी ओ और टाइफी एच ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक आप टाइफाइड को पॉजिटिव ना मानिएगा।
अगर आपको कोई डॉक्टर या आपका कोई हेल्थ जो फिजिशियन है वो इस तरीके का बोलता है कि आपको टाइफाइड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि टाइफी ओ ही उसमें पॉजिटिव आ रहा है, टाइफी एस पॉजिटिव नहीं, तो ये फॉल्स रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये टाइट्रेशन जो हम करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/20, 1/40, 1/80 और 1/160 और 1/320। अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर टाइफी एच और टाइफी ओ, इसमें देख रहे हैं दोनों कॉलम में देखो पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये टाइट्रेशन की वैल्यू दोनों केस में 1/1/60 पॉजिटिव होती है, तब आप इसको मान के चलेंगे कि आपकी जो रिपोर्ट है वो टाइफाइड की क्या है, पॉजिटिव है। अदरवाइज मान लो सपोज दैट कि टाइफी ओ आपका पॉजिटिव है लेकिन टाइफी एच नेगेटिव है ना, यानी उसकी वैल्यू 1/1/60 नहीं है, तो ये पेशेंट पूरी तरीके से टाइफाइड में नेगेटिव माना जाएगा, इसको टाइफाइड का इलाज नहीं देना चाहिए, जो अक्सर लोग करते हैं। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जब तक टाइफी ओ और टाइफी एच दोनों का टाइट्रेशन मोर देन 1/1/60 नहीं होगा, आप उसे टाइफाइड पॉजिटिव नहीं मानिएगा। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरी तरीके से मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं उनके लिए है। इसको देख करके आप अपने टाइफाइड का ट्रीटमेंट ना करें जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आपको टाइफाइड के ट्रीटमेंट में स्टार्ट करने से पहले बैक ऑफ माइंड में आपको रखना है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं टाइफाइड के केस में एंटीबायोटिक के लिए, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है चूज एंटीबायोटिक वाइजली। जब आप सही एंटीबायोटिक देंगे तो ध्यान रखेंगे बिकॉज रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक मे कॉज रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक। आजकल आप देख रहे हैं एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बहुत बड़ी समस्या है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक का जो मिसयूज कर रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे रोगियों में एंटीबायोटिक काम करना बंद कर रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक के बारे में प्रॉपर सोचना है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। नाउ मैं बात करता हूं एंटीबायोटिक में, सबसे पहले हम ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द मैक्रोलाइड। अब ये जो मैक्रोलाइड ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग दैट इज द एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन आपको ध्यान रखना है माइल्ड कंडीशन में अगर पेशेंट में लक्षण है तो एजिथ्रोमाइसिन जो आपकी एजिथ्राल के नाम से मार्केट में, हालांकि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आपको एक कॉमन नाम बता रहा हूं, दैट इज द एजिथ्राल, है ना। जो एजिथ्राल 500 mg आती है इसको ओडी डोज में देंगे, हालांकि कुछ फिजिशियन इसको बीडी डोज भी आजकल दे रहे हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है दैट इज द 500 mg ओडी, ठीक है। तो माइल्ड केस में आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी अगर कोई सीवियर केस है, मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में, जो प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है उसमें आपको ध्यान रखना है थर्ड जनरेशन के सिफेलोस्पोरिन है, जैसे सेफेक्सिम है, सेफ्ट्रैक्सोन है, सेफोटैक्सिम है। ये आपके कैसे हैं, मॉडरेट टू सीवियर, यानी अगर आपका रोगी मॉडरेट से सीवियर कंडीशन में आ रहा है तो आप में सेफेक्सिम दे सकते हैं, जिसमें आप गुड सेफ देते हैं, जिफी देते हैं, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है सिफेलो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ये आपको कब देने हैं, जब आपका पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में टाइफाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा और आगे की बातें करता है और बात करते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज द कार्बापेनम और टेजेसाइक्लिन। कार्बापेनम और टेजेसाइक्लिन ये मेनली आपको याद रखना है कि जब आपकी जो मैक्रोलाइड है या थर्ड जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन है वो अगर काम नहीं कर रही है तो उस केस में मेनली आपको याद रखना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस केसेस में आपको इसे यूज करना है, बिकॉज कार्बापेनम और टेजेसाइक्लिन ये हायर एंटीबायोटिक है, इसको जनरली आपको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आपको एक नोट मेंशन किया है, ध्यान रखेंगे, कंसीडर्ड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीआई ब्लीड एंड इंटेस्टिनल परफोरेशन इन सेकंड एंड थर्ड वीक। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो सेकंड और थर्ड वीक में जीआई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जीआई ब्लीड हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है, तो आपको उसको अपने दिमाग में रखना है। और इसमें कुछ वार्निंग साइन है जो आपको पेशेंट के ऑब्जर्वेशन में रखना है, पेशेंट को देखना है। वार्निंग साइन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अगर टाइफाइड के रोगी का इलाज के दौरान आप देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड वीक में
उसके पेट में डिस्टेंशन हो रहा है, पेट फूल रहा है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे पेरिटोनाइटिस, यानी पानी, पेट में पानी भर जाना जिसे हम कहते हैं, पेरिटोनियम में फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, पेरिटोनाइटिस हो रही है, साथ ही साथ में जीआई ब्लीड हो रहा है। यानी जीआई ब्लीड को आप कैसे पहचानेंगे, आप पेशेंट से स्टूल के बारे में पूछेंगे, आप उससे पूछेंगे कि आपको काली लेटरिन तो नहीं आ रही है। तो अगर पेशेंट इस तरीके की कोई कंप्लेन करता है कि उसको लेटरिन काली आ रही है या लेटरिन के रास्ता ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड कंसीडर करने चाहिए और ऐसे केस में पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल हायर सेंटर के लिए आपको रेफर करना चाहिए। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में कि टाइफाइड के केस में सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, न केवल टाइफाइड के केस में, फीवर का कोई भी टाइप हो, चाहे वो आपका मलेरिया का फीवर हो, चाहे वो टाइफाइड का फीवर हो, चाहे डेंगू फीवर हो, चाहे चिकनगुनिया फीवर हो, इन सब में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फीवर के केस में आपका पेशेंट ज्यादातर डिहाइड्रेटेड रहता है, यानी पेशेंट में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप मेंशन करना है, दैट शुड बी द हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। यानी हम जनरली क्या करते हैं, पेशेंट का खाना पीना उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पेशेंट के हाइड्रेशन पर, पेशेंट के न्यूट्रिशन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो वीक है, और क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं परस्पायरेशन की वजह से, पसीना आने की वजह से उसमें वाटर का लॉस होता है, पानी का लॉस होता है शरीर से। तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, साथ ही साथ में उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है कि अच्छा खाना पीना ले। ओआरएस और आईवी फ्लूइड, अगर आपका पेशेंट ओरली ले सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे ओआरएस देंगे, और अगर पेशेंट ओरली इंटेक नहीं कर पा रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड देना है। नेक्स्ट इज द लाइट एंड सॉफ्ट डाइट, यानी उसका जो खाना है वो सुपाच्य होना चाहिए, इजीली उसे पच जाए, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जनरली हम नहीं करते हैं क्या है, ऑलवेज एजुकेट द पेशेंट। बीइंग ए डॉक्टर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम केवल इलाज ना करें, पेशेंट को एजुकेट करें, पेशेंट को उसके बीमारी के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि पेशेंट अवेयर अगर नहीं होगा तो आपके ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑलवेज एजुकेट द पेशेंट अबाउट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। जब आप पेशेंट को बताएंगे कि आपको जो प्रॉब्लम है इसमें आपको प्रॉपर समय तक इलाज लेना है, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो हम बताएंगे रोगी क्या समझेगा, लेकिन ये हमारी कहीं ना कहीं गलत सोच है। अगर हम रोगी को सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, सही तरीके से बताएंगे कि आपको ये बीमारी है और इसमें इतने दिन दवा मिनिमम आपको खानी है, तो पेशेंट आपका फॉलो करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पेशेंट को एजुकेट करना है, साथ ही साथ में क्या बताना है, फिनिश कंप्लीट एंटीबायोटिक कोर्स, यानी पेशेंट को जितने समय के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है उतने समय तक लेना है, क्योंकि अगर वो बीच में छोड़ेगा तो इससे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस होते हैं, नेक्स्ट टाइम उस पेशेंट पर वो एंटीबायोटिक काम करे ना करे। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रॉपर हाइजीन के बारे में, यानी रोगी को बताना है कि जो बीमारी आपको हुई है ये गंदे भोजन से हुई है, गंदे पानी से हुई है, तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, पानी बॉयल करके पीना है, साफ खाना खाना है, हाथ धो के खाना खाना है, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन के साथ में रेगुलर फॉलो अप में भी पेशेंट को रखना है, यानी पेशेंट को ये बताना है कि आप इलाज लेके जा रहे हैं, जब ये ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद भी आपको एक बार हमें दिखा देना है ताकि हम आगे की चीजें बता सकें। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के दौरान, बिकॉज टाइफाइड के केस बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलते हैं और ये इजीली ट्रीटेबल है अगर आप सही तरीके से इलाज करते हैं तो टाइफाइड को लेकर के अगर ये वीडियो आपको समझने में हेल्पफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।